शुरुआत निकाय चुनाव की बड़ी खबर से कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा जिला कोर कमेटी की बड़ी बैठक में प्रभारी सांसद, विधायक और जिला महामंत्री शामिल होंगे। बैठक में प्रत्याशियों के 3-3 नामों का पैनल तैयार होगा, फाइनल किया जाएगा और पैनल फाइनल करके ये कहा जा रहा है फिर आगे भेजा जाएगा। मुख्यालय को भेजी जाएगी प्रत्याशियों की लिस्ट। बैठक के बाद भाजपा जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। 17 अप्रैल को है पहले फेज के नामांकन की आखिरी तारीख और ये कहा जा रहा है कि आज जारी हो सकती है भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची। 17 अप्रैल की तारीख है पहले फेज के नामांकन की आखिरी तारीख और साथ ही आज जारी हो सकती है भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची। इसको लेकर मंथन लगातार आप देख रहे हैं पिछले कई दिन से हो रहा है और आज भी बड़ी बैठक होने वाली है प्रत्याशियों को लेकर। भाजपा में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है और इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज दिल्ली दौरा है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो सकता है। आज का दिल्ली दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कई मायनों में खास है। और आइए मेरे दो साथी इसी पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ बातचीत के लिए। मेरे साथी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़े हैं और अविनाश तिवारी दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, अविनाश वहां से जानकारी देंगे। अविनाश, देखिए निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा है। ये कहा जा रहा है कि पहले फेज के निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं और इसीलिए इनका ये दौरा बहुत अहम है। अविनाश, जी देखिए, अगर बात करें तो न सिर्फ निकाय चुनाव को लेकर के बल्कि कई सारे मुद्दों को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे। जो अभी जानकारी मिल रही है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। निकाय चुनाव को लेकर के तो मार्गदर्शन लिया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ तमाम सारे अन्य मुद्दे भी है जिसको लेकर के गृह मंत्री के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें जो दिल्ली के जो केंद्रीय नेतृत्व खासतौर से गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जो भूमिका होगी वो मेयर के जो उम्मीदवार हैं को बनाने में होगी। बाकी जो अन्य उम्मीदवार हैं वो बाकी लोग लखनऊ से ही तय होंगे कि लखनऊ ही तय करेगा, जहां पे मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये जो टीम रहेगी ये तय करेगी कि बाकी नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में कौन उम्मीदवार होगा, पार्षद प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन जो नगर निगम के उम्मीदवार होंगे वो दिल्ली से तय होंगे। तो लिहाजा इस बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आप बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर इसी बीच में है, लखनऊ में मिशन 100 की तैयारी में जुटी है भाजपा। विपक्षी दलों में सेंधमारी करने की भाजपा ने तैयारी कर ली है। सपा को जल्द बड़ा झटका दे सकती है भाजपा, ये खबर है। लखनऊ के 110 में से कम 100 वार्ड जीतने का लक्ष्य है और लखनऊ के करीब 24 मुस्लिम प्रभावित वार्ड पर भाजपा की नजर गड़ी हुई है। 2017 में 21 वार्ड में मुस्लिम पार्षद जीते थे, जिनमें से 10 सपा के थे। ऐसे में इन वार्ड के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी है। सपा के कई निवर्तमान और पूर्व पार्षदों को अपने खेमे में लाने की तैयारी भाजपा कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त। शैलेश का रुख कर लेते हैं सीधे ये बड़ी खबर पर और अपडेट लेते हैं। शैलेश, ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में मिशन 100 की तैयारी में जुटी हुई है भाजपा। विपक्षी दलों में खासतौर से समाजवादी पार्टी में सेंधमारी किस तरीके से हो, इसी जुगत में अब लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से भाजपा ने पहले ही देखिए स्पष्ट कर दिया था दीपा कि प्रदेश में इस बार बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज से लोग हैं उनको भी टिकट दिया जाएगा। और इसी कड़ी में जब बात राजधानी लखनऊ की करते हैं तो यहाँ पर 110 वार्ड है और लगभग 2 दर्जन ऐसे वार्ड है जो मुस्लिम बाहुल्य है। इनमें से अगर हम देखें तो 21 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 2017 के निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज के पार्षद बने थे। इसमें एक भाजपा का भी था, लेकिन जो बाकी 20 पार्षद है उनमें 50% यानी अकेले 10 पार्षद समाजवादी पार्टी के थे। इसके अलावा 8 पार्षद जो थे वो निर्दलीय थे, मुस्लिम जो जीत कर आए थे। और अब भाजपा ऐसे वार्ड के लिए खास रणनीति बना रही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में यानी विपक्षी खेमे में बड़ी सेंधमारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा जो निर्दलीय मुस्लिम पार्षद जीते थे उनको भी भाजपा में आने की चर्चा चल रही है। समय बहरहाल देखना होगा कि किन किन को सेंधमारी, किस तरह की सेंधमारी आगे आने वाले दिनों में भाजपा करती है। लेकिन बड़ी
तैयारी चल रही है। और देखिए 7 ऐसे वार्ड है जिन पर हमारे सोर्सेस की जानकारी है कि जिन पर भाजपा जो है वो लगभग नाम की जो स्क्रीनिंग है वो कर चुकी है, बस अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। जैसे बात करें लखनऊ का कश्मीरी मोहल्ला वार्ड है, इसी तरह से कुछ और वार्ड है, मौलाना आबिद करके एक वार्ड है। देखिए तो तमाम ऐसे जो वार्ड है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति लगभग बना चुकी है। भाजपा का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो भी अपनी इस तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है, लगातार नामों के मंथन पर लगा हुआ है। यानी जिन 24 मुस्लिम बाहुल्य वार्ड की हम बात कर रहे हैं उनमें से लगभग 6 से 7 की जब हम बात करते हैं तो उन पर 7 की जो है वो स्क्रीनिंग जो है वो लगभग हो चुकी है और आगे की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। एक और बड़ी खबर है, देखिए आपके पास लौटूंगी मैं। निकाय चुनाव में दल बदलने की फिराक में कई नेता हैं, ये बड़ी जानकारी। विपक्षी दलों के कई नेता भाजपा में आने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के पार्षद रहे अमित चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और साथ ही राजीव गांधी की भी भाजपा में जाने की चर्चा चल रही है। कई विपक्षी दलों से नेता भाजपा का रुख कर सकते हैं आने वाले वक्त में। राजीव गांधी कैंट विधानसभा उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार थे, ये आप जानिए। और इसी बीच में खबर है कि कई बड़े जो और दलों के नेता हैं भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं। दल बदलने की फिराक में कई नेता हैं और विपक्षी दलों के कई नेताओं को लेकर के खबर यह है कि भाजपा में आने की उनकी तैयारी चल रही है। कांग्रेस के पार्षद रहे अमित चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इसी पर शैलेश देखिए ये भी खबर है कि कई जो कांग्रेस के, सपा की तो हम बात कर ही रहे थे, अब कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनको लेकर भी खबर यह है कि वो भी भाजपा का रुख कर सकते हैं आने वाले वक्त में। देखिए निश्चित रूप से कई लोगों के नाम जो है वो फिलहाल चर्चा में आ चुके हैं। भले ही ये लोग अभी अपना इन चीज़ों को लेकर खंडन कर रहे हो, लेकिन देखिए फिलहाल जब तक चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती तब तक कोई भी अपने पत्ते नहीं खोलता। यही स्थिति इस समय इन लोगों के साथ भी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर भाजपा की नज़र है, जैसा हम अभी पहले भी बता रहे थे। और ऐसे में देखिए कई लोग जो हैं उन्होंने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि कई ऐसे निवर्तमान और पूर्व पार्षद हैं जो भाजपा के तमाम मंत्रियों नेताओं के संपर्क में है। क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जब बात करते हैं तो देखिए उप मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन लखनऊ से विधायक भी हैं और इसके अलावा लखनऊ से उनका जो खास जुड़ाव है, इस वजह से उनसे देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से मिल लेता, जाकर सुबह भी जाइए तो एक बड़ा जनता दरबार लगता है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो निवर्तमान और पूर्व पार्षद हैं वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ठीक है शैलेश, ऐसे में ये तो साफ है कि इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जो नेता जिनके दल बदलने की बात हम कह रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है उनकी पार्टी में तो ठीक है, वरना पार्टी बदलने की तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी नेताओं के साथ में मीटिंग करेंगे। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होने वाला है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे, खबर है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के विधायक और पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद सपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, ये भी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर सपा जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। अब देखिए समाजवादी पार्टी किस तरीके से पूरी ताकत झोंक रही है, इसी पर और जानकारी लेते हैं। मेरे साथी शैलेश बने हुए हैं। शैलेश देखिए सपा भी पीछे नहीं है, सबसे आगे भाजपा। लगातार बैठकों का मंथन का दौर भाजपा में किस तरीके से चल रहा है वो हम देख रहे हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी है। आज ये खबर है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में पहली लिस्ट को लेकर प्रत्याशियों की मंथन करने वाले हैं। शैलेश दीपा देखिए आज की जो बैठक है समाजवादी पार्टी की शाम को 7:30 बजे पार्टी मुख्यालय पर होगी और ये अब तक की निकाय चुनाव के लिहाज से समाजवादी पार्टी की इस बार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। क्योंकि इस बैठक के बाद में वो नाम लगभग तय हो जाएंगे जिनको पार्टी अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाने वाली है। इस बार के चुनाव में जो पहले चरण के नाम है खासतौर से उन पर मानकर चलिए कि मोहर लग जाएगी। शाम को 7:30 बजे बैठक रखने के पीछे भी एक वजह है, वो भी हम जरूर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रमजान का वक्त चल रहा है। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस समय शाम के वक्त देखिए रोजा खोलते हैं, रोजा इफ्तार होता है कई जगह, तो निश्चित रूप से इस चीज को भी ध्यान में रखा गया और शाम को 7:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है जिसमें पार्टी के विधायक, कई पूर्व विधायक, इसके अलावा जिलों के कई पदाधिकारी और संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, ये सब लोग मौजूद रहेंगे और यहाँ पर जो लिस्ट है ये मानिए उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। जो लखनऊ में महापौर का नाम है, जो पहले चरण के अन्य जगह पर चुनाव होने उनके जो महापौर के नाम है, जो पार्षद के नाम है। और देखिए इस बैठक पर सिर्फ
आम लोगों की नहीं बल्कि जो पार्टी से जुड़े जो टिकटार्थी है उनकी निगाहें लगी हुई हैं। कई हमारी पार्षदों से जो निवर्तमान पार्षद है उनसे बात हुई, कई जो और लोग कतार में उनसे बात हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि भैया हम तो पार्टी कार्यालय के आसपास ही रहेंगे, ये पता चल जाए जल्दी से पहले जल्दी फेज कि के हमारा प्रत्याशियों क्या को होने लेकर वाला आज है। की बैठक बहुत अहम है। शैलेश आप ये जानकारी दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, आप रहे मेरे साथ, आपका मैं रुक करूंगी क्योंकि सारी खबरें लखनऊ से ही नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई मिल रही है। इसी बीच में लखनऊ से बड़ी खबर, भाजपा को टक्कर देने के लिए सपा की तैयारी। बड़े शहरों की समस्याओं को मुद्दा उठाएगी सपा। शहरों में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने प्रमुख विधायक और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मानते हुए सपा बड़ी तैयारी में जुटी है। 2006 के चुनावों में साइकिल तेज रफ्तार से दौड़ी थी। नगर पालिका में उसकी 32% सीटें आई थी, जबकि अब देखिए नजर है 2024 के आम चुनाव पर। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, अपनी बात आप पूरी करें और जानकारी दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे को लेकर। अविनाश जी देखिए, अगर बात करें तो डिप्टी सीएम दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और केशव प्रसाद मौर्य आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने गृह मंत्री से मिलने का वक्त मांगा हुआ है, चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में कैसे केंद्र सरकार का जो मार्गदर्शन है उसको लेकर के जाना है और किस तरीके से आगे निकाय चुनाव में तमाम सारे प्रत्याशियों को जिताना है। ये बड़ी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हो चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, तीनों के अंदर 25-25 जिले आए हुए हैं, तो सभी की ये जिम्मेदारी बनती है। केंद्रीय आलाकमान ने साफ तौर पर कहा है कि निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए और इसीलिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है, बल्कि केंद्रीय मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो लिहाजा इस बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री से मुलाकात करने का जिस तरीके से वक्त मांगा है, चूंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो केंद्रीय आलाकमान है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के प्रत्याशी हैं, जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उनका चयन करेगी। जब बाकी जो पार्षद हैं और इसके अलावा जो नगर पंचायत के लिए चेयरमैन का पद हो चाहे नगर पालिका के लिए चेयरमैन का पद हो, ये तमाम सारे जो पदों के प्रत्याशी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनका चयन प्रदेश कमेटी ही करेगी। यानी कि प्रदेश कमेटी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, ये लोग करेंगे। लेकिन मेयर का चुनाव दिल्ली से होना है कि जो नगर निगम है उत्तर प्रदेश के अंदर 17, उनमें कौन कौन से मेयर पद के प्रत्याशी होंगे, इसको लेकर के दिल्ली में ही अंतिम मुहर लगनी है। और इस बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और उनको तमाम सारी चीजों को लेकर के ब्रीफ कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं अविनाश की अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मसलों पर तो बात होनी ही है, लेकिन केंद्र बिंदु में जो रहेगा वो निकाय चुनाव ही रहेगा। इसी को लेकर ये दौरा भी खास उनका हो जाता है। शुक्रिया अविनाश आपका, और शैलेश आप मेरे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर है इसी बीच में, कानपुर से बड़ी खबर है, आपको भी ये खबर दिखा दें। देखिए, कानपुर में महापौर पद के लिए सपा में कई आवेदन आए हुए हैं। महापौर पद के लिए अब तक आ चुके दर्जनों आवेदन, ये खबर है। सपा में बाहर से प्रत्याशी लाकर चुनाव लड़ाने की भी अटकलें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे पार्टी नेताओं से ले रहे हैं फीडबैक और किसी बड़े चेहरे को भी बाहर लाया जा सकता है। संगठन के नेताओं के साथ ही एक विधायक की पत्नी का नाम भी दावेदारी में शामिल चल रहा है। इन दोनों ही खबरों पर अपडेट लेते हैं। शैलेश, ये दोनों ही खबरें आपने सुन भी ली है, दर्शकों को हमने बता भी दी है। क्या अपडेट है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी देखिए पूरी तैयारी है, मंथन लगातार, बैठकों का दौर लगातार और फूक फूक करके कदम, क्योंकि अभी तो ये सेमीफाइनल है निकाय चुनाव, आगे 2024 का आम चुनाव भी है। शैलेश बिल्कुल दीपा, देखिए अगर आप समाजवादी पार्टी के पुराने ट्रैक को देखें तो 2006 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आप सबसे अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी जो है वो नगर पालिका भी बड़ी संख्या में जीती थी, नगर पंचायत भी बड़ी संख्या में थे और उसके अलावा एक नगर निगम भी समाजवादी पार्टी जीती थी, यानी एक महापौर समाजवादी पार्टी से बना था। इसके बाद 2012 का चुनाव देखिए तो 2012 में निकाय चुनाव लड़ी नहीं समाजवादी पार्टी, क्योंकि तब नई नई सरकार थी और उसको ये डर था कि कहीं ना कहीं एक को टिकट देंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा, लोग नाराजगी ना हो, तो पार्टी ने साफ कर दिया था जो भी चुनाव जीत कर आएगा वो हमारा होगा। इसके बाद 2017 का चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी एक भी नगर निगम तो नहीं जीत पाई, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत जो है वहां पर जरूर सीटें जीती थी। तो इस बार जो तैयारी है समाजवादी पार्टी की वो ये कि जो महानगर है उनकी जो मुख्य मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं निकाय से जुड़ी हुई, तो उनको प्रमुखता से जनता के बीच में लेकर पहुंचे और यहाँ पर महापौर की भी सीटें जीतने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, क्योंकि एक मैसेज होगा, ये एक सेमीफाइनल की तरह है 2024 के। अगर इसमें प्रदर्शन खराब हुआ तो 2024 के लिए संदेश गलत चला जाएगा, जिसका पार्टी को नुकसान हो सकता है, जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह कम हो सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि कैसे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया जाए ताकि कार्यकर्ता उत्साहित हो, पदाधिकारी उत्साहित हो और वो बिल्कुल ठीक है शैलेश। और ऐसे में नगर निकाय का चुनाव बहुत खास हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिए भी। इसमें अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, जिससे हौसला बढ़ेगा पार्टी का भी और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं का भी, इसीलिए इतनी जोर आजमाइश भी लगातार की जा रही है। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए।
निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक दल की दिल्ली में बैठक होने वाली है। दिल्ली में जयंत चौधरी के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और निकाय चुनाव को लेकर जयंत चौधरी पार्टी के नेताओं को निर्देश भी देंगे। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। जयंत चौधरी पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करेंगे। जयंत चौधरी ने हैंडपंप सिंबल को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और चौधरी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग आज जवाब दे सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। जयंत चौधरी ने हैंडपंप सिंबल को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, जिस पर भी ये कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि जवाब इस पर जयंत को मिल जाए। और उधर निकाय चुनाव को लेकर सुभाषपा भी पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है। सुभाषपा निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की आज घोषणा करेगी। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज ही सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सुभाषपा भी फुल एक्शन में है। आज ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा सुभाषपा की तरफ से हो सकती है। खबर यह है कि पूरे प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी सुभाषपा और साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अपने प्रत्याशियों का वो उसके बारे में बात भी करेंगे। साथ ही अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं निकाय चुनाव में, इसको लेकर भी वो जानकारी साझा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में सुभाषपा है। लखनऊ से बड़ी खबर, बसपा 15 अप्रैल से जारी करेगी निकाय उम्मीदवारों की लिस्ट। 15 अप्रैल से पार्षद और नगर पंचायत के प्रत्याशियों का ऐलान करेगी बसपा। 15 अप्रैल को 35 पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली है बसपा। 5 नगर पंचायत प्रत्याशियों का भी ऐलान बसपा करेगी। बसपा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, लखनऊ से 15 अप्रैल से जारी करेगी नगर निकाय उम्मीदवारों की लिस्ट और खबर यह है कि पार्षद और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी बहुजन समाज पार्टी। 15 अप्रैल को 35 पार्षद बताए जा रहे हैं जिनके प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। 5 नगर पंचायत प्रत्याशियों का भी ऐलान बसपा करने वाली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। झांसी पहुंचा हुआ है माफिया अतीक का काफिला। उमेश पाल हत्याकांड में आज माफिया अतीक की पेशी होने वाली है। अतीक उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और अतीक के भाई अशरफ को प्रयागराज से लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली से प्रयागराज रवाना होगा काफिला और अतीक ने कहा है कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से। माफियागिरी पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब तो रगड़ा जा रहा है, ये भी कहा अतीक ने। मैं तो जेल में था, उमेश मर्डर को लेकर नहीं जानता, कोई जानकारी मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं जेल में बंद था, ये अतीक ने बात कही है। झांसी में अभी काफिला रुका हुआ है। पुलिस लाइन में खबर यह है, उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक की पेशी होने वाली है। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अतीक और अतीक के भाई अशरफ को लेकर भी खबर है कि प्रयागराज उसको लाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच में बरेली जेल से प्रयागराज रवाना होगा काफिला अशरफ का, जो कि अतीक का भाई है। और अतीक ने ये बातें कही जब वो रास्ते भर में निकल रहा है अपने काफिले से, जब उससे बाद मीडिया वाले बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो मीडिया से उसने कहा है कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, माफियागिरी पहले ही खत्म हो गई, अब तो रगड़ा जा रहा है, इस बात का जिक्र किया। और मैं जेल के भीतर था, मैं तो जेल में बंद था, गुजरात में था, साबरमती जेल में था और मर्डर को लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है उमेश पाल की। तो झांसी में अभी काफिला अतीक का रुका हुआ है। खबर ये, पुलिस लाइन में अतीक के काफिले को रोका गया, कुछ देर यहां पर काफिला रुका है और कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। आज पेशी होने वाली है उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की और सीधे प्रयागराज आपको लिए चलते हैं। मेरे साथी मोहम्मद मोइन वहां से जुड़ चुके हैं, सीधे मोइन का ही रुख कर लेते हैं। मोइन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आज पेशी होने वाली है अतीक अहमद की वहां पर उमेश पाल मर्डर केस को लेकर, क्या जानकारी, कितने बजे पूरा काफिला जो झांसी में इस वक्त रुका हुआ है वो पहुंचेगा और पेशी की टाइमिंग क्या है? जल्दी चलो भाई, चलो ब्लिंक करने लगे। जी बताएं कि अतीक अहमद को लेकर पुलिस टीम का जो काफिला है वो झांसी में इस वक्त रुका हुआ है और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अतीक अहमद को शाम 4 बजे के करीब प्रयागराज लाया जाएगा। ऐसे में अतीक अहमद की आज कोर्ट में पेशी होने की उम्मीद अब नहीं है क्योंकि देर बहुत हो जाएगी। तो अतीक अहमद को बहुत संभावना इस बात की है कि आज प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा और वहां से बाद उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सेशन कोर्ट के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि
सुरक्षा को लेकर उस तरीके के कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं है जिस तरीके के इंतजाम जो है अतीक अहमद या जो दूसरे जो हाई प्रोफाइल आरोपी को, अपराधी को लाए जाने पर किए जाते हैं। सामान्य दिनों की तरह यहाँ पर कामकाज चल रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद को शाम 4 बजे के करीब यहाँ लाया जाएगा, उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। आज उसकी कोर्ट में पेशी नहीं होगी और कल उसे प्रयागराज में सीजीएम की इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस रास्ते से लेकर अतीक अहमद को वो जो सामने आप सफेद रंग की बिल्डिंग देख रही हैं वहां पर लेकर के पेश किया जाएगा। तो सुबह जल्दी ही अतीक अहमद की पेशी हो सकती है। पहले उसका जुडिशियल रिमांड बनवाया जाएगा और जब जुडिशियल रिमांड बन जाएगा तो उसके बाद पुलिस अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में मांगेगी। 14 दिनों की कस्टडी मांग सकती है। उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ कर सकती है और अतीक के साथ साथ उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भी बरेली जेल से लाए जाने की तैयारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी की। अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी खबर यह है कि अतीक को आज कोर्ट में पेश किए जाने पर सस्पेंस है, हालांकि नहीं किया जाएगा। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शाम 4 बजे तक अतीक को प्रयागराज लेकर के पहुंचेगी पुलिस और इसी बीच में खबर यह है कि देरी के चलते ही अतीक को आज कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। इसी बीच में काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। झांसी पुलिस लाइन से ये काफिला आगे बढ़ चला है। शाम को 4 बजे के आसपास ये काफिला झांसी पहुंचेगा और खबर ये कि कोर्ट में आज पेशी ना के बराबर संभावना बनी हुई है कि आज होगी अतीक की, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। शाम होते होते अतीक का काफिला वहां पर पहुंचेगा और इसलिए आज कोर्ट में पेशी नहीं होगी अतीक की। ये काफिला आपको दिखा रहे हैं अतीक का, झांसी में रुका हुआ था काफी देर से और उसके बाद यहां से ये काफिला आगे निकल चला है। अतीक की गाड़ी को आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में अंदर इसी वैन में वो मौजूद है अतीक, और जब भी उसको मौका मिल रहा है वो अपनी बात को रख रहा है। ये देखिए आप, झांसी से आगे ये काफिला निकल रहा है। झांसी से फिर सीधे वही रूट जो पहले जब अतीक को लाया गया था प्रयागराज, जो रूट अपनाया गया था उसी रूट से काफिला आगे बढ़ रहा है। झांसी पुलिस लाइन में तब भी रोका गया था, पहली मर्तबा जब साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था और आज दूसरी बार जब लाया जा रहा है तो झांसी पुलिस लाइन में फिर से अतीक को रोका गया। वहां पर पूरा काफिला रुका और यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये काफिला आप देख पा रहे हैं। इसी वैन के भीतर मौजूद है माफिया अतीक, उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी अतीक, और इसी केस में कोर्ट में पेशी भी होने वाली। हालांकि आज पेशी का वक्त था लेकिन देरी की वजह से कहा जा रहा है कि पेशी आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि शाम 4 बजे के आसपास अतीक का काफिला वहां पर पहुंचेगा। अब कल कोर्ट में अतीक की पेशी होगी, ये जानकारी मेरे साथी प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी दे रहे थे। अतीक के भाई को लेकर भी खबर है कि अशरफ को भी बरेली जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज लाया जाएगा और ये इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप अतीक के काफिले की तस्वीर देख रहे हैं। जब भी उसको मौका मिल रहा है वो कह रहा है कि मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया, जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। वो जेल के भीतर बंद था, उसको उमेश पाल मर्डर केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, अतीक अहमद को आज कोर्ट में पेश किए जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। शाम 4 बजे तक अतीक को लेकर प्रयागराज पुलिस की टीम पहुंचेगी और ऐसे में अतीक की आज सीजीएम कोर्ट में पेशी होना बहुत मुश्किल है। आज पेशी नहीं हुई तो अतीक को नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा और जेल में दाखिल करने पर अतीक को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। आज चूंकि 4 बजे के आसपास का वक्त है जब काफिला अतीक का प्रयागराज पहुंचेगा, ऐसे में देरी के चलते अतीक की आज सीजीएम कोर्ट में पेशी होना मुश्किल बताया जा रहा है और आज पेशी नहीं हुई तो अतीक को नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा। उसके बाद अतीक को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये जानकारी। सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।